नमस्कार साथियों। तो आज से हम एक नई पहल करने जा रहे हैं, नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी जो राजस्थान के करंट अफेयर्स हैं उन्हें आरएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास होगा कि रोजाना आपकी ये कक्षा हो और इसके माध्यम से आपको रोजाना जो भी समसामयिकी है हमारी उस पर अच्छी खासी जानकारी मिल सके। पैटर्न हम प्रश्नों के माध्यम से रखेंगे, कुछ प्रश्न होंगे और फिर उसके बाद उनका हम डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा विस्तार से हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दिनांक 22 मार्च का कि 19 से लेकर के 21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी दिवस 2023 नामक एक फेस्ट जो है उसका आयोजन कहां पर किया गया। तो ये काफी चर्चा में भी रहा है। 19 से 21 मार्च तक राज्य की जो राजधानी है जयपुर, वहां पर इस फेस्ट को जो है आयोजित किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर में ये 3 दिवसीय फेस्ट आयोजित किया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उससे उस क्षेत्र से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं खासकर उनके लिए ये फेस्ट आयोजित किया गया और इस दौरान एक बहुत बड़े जॉब फेयर जो है उसका भी आयोजन किया गया था। ये जॉब फेयर आपके राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज जो कि आपके जयपुर में ही स्थित है वहां पर आयोजित किया गया था और लगभग 55,000 से भी ज्यादा जो अभ्यर्थी है उन्होंने इसमें भाग लिया था और उनमें से कईयों को रोजगार भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे बस जगह का पूछा जाएगा, उससे ज्यादा आपको कुछ डेटा इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं है। और किसने किया? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला जो हमारा प्रश्न सेकंड प्रश्न आता है वो है 21 से लेकर 23 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो जहां एक और हमारा जो है जॉब फेयर आईटी डे ये समाप्त हुआ, उसी दिन दूसरी तरफ जो हमारा जोधपुर है वहां पर बोरानाड़ा में एक एक्सपो ग्राउंड है। तो जोधपुर के बोरानाड़ा स्थित एक्सपो ग्राउंड में आपके राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया। ये एक्सपो किससे जुड़ा है? तो इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल एक्सपो, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्सपोर्ट को जो प्रमोशन करने वाला एक कार्यक्रम है उसके रूप में इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। तो बड़ी मात्रा में विदेश से जो खरीदार हैं, ठीक है, वे आएंगे। लगभग 17 देश जो हैं उनके पार्टिसिपेंट्स इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और 200 से ज्यादा भारतीय खरीदार भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की जो थीम रखी गई है वो है हमारे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अब आप सभी जानते भी होंगे और आपने इकोनॉमिक रिव्यू में इस बार पढ़ा भी होगा कि हमारे राज्य के जो 5 प्रमुख निर्यात वाली वस्तुएं हैं उनमें हैंडीक्राफ्ट का महत्वपूर्ण योगदान है और ये कौन से स्थान पर आता है? चौथे पर। इसमें हमारे सम्मिलित है इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई वस्तुएं, ठीक है, जिसको हम कौन से स्थान पर देंगे? पहले स्थान पर। तो पहले स्थान पर हमारे इंजीनियरिंग से जुड़ी वस्तुएं आती है। फिर उसके बाद में हमारे कपड़ा जो है वो दूसरे स्थान पर है लगभग। तीसरे नंबर पे हमारे जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं उनको हम जो है स्थान देते हैं और चौथे नंबर पे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो आता है। तो हैंडीक्राफ्ट जो है ये राज्य में निर्यात से होने वाली आय का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन मान सकते हैं हम इसको और इसीलिए इसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए और इसको और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ऐसे एक्सपो की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा इस एक्सपो से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल इस एक्सपो के दौरान ही आपकी एक पुरस्कार प्रदान किया गया है राज्य में, जिसका नाम है राज्य निर्यात पुरस्कार 2021। तो 2021 में जिन उद्योगों के द्वारा, जिन कंपनियों के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया था निर्यात के क्षेत्र में, उनको यहां पर सम्मानित करने का प्रयास किया गया है और कुल मिलाकर के 20 ऐसे हमारे निर्यातक थे जिनको ये राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इससे ज्यादा पढ़ने की हमको जरूरत भी नहीं है क्योंकि ना तो इनके नाम हमसे पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो बोरानाड़ा में इंटरनेशनल एक्सपो हुआ है उसी के दौरान ये पुरस्कार दिए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ जो पुरस्कार है वो कितने हैं? 20 पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय व्यतीत किए। तो राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक एमओयू किया गया है और ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और संपर्क फाउंडेशन इन दोनों के बीच में किया गया है। कार्यक्रम का नाम क्या है? स्मार्ट शाला प्रोग्राम। तो एक कार्यक्रम इसमें शुरू किया जा रहा है और ये कार्यक्रम राज्य के कुछ जिलों में शुरू हो रहा है। कितने जिले हैं यही आपका प्रश्न है। उत्तर देने का प्रयास आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट करते रहिए आप। आंसर क्या हो जाएगा? बी 8।
टोटल 8 ऐसे जिले हैं जिनके अंतर्गत हमारा ये स्मार्ट शाला प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस प्रोग्राम में क्या है। स्मार्ट शाला मतलब ऐसी स्कूल्स जहां पर आपके स्मार्ट इनिशिएटिव्स को जगह दी गई हो। तो इसी तरह से आधुनिक करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये हमारे 8 जिले, जिनमें से 5 हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब आकांक्षी जिले क्या होते हैं? नीति आयोग जो है उसने 2018 में एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम। पूरे देश भर में से लगभग 112 ऐसे जिलों को जो है इसमें चुना गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समावेशी विकास जो है उसके क्षेत्र में, और इसके अलावा आपके जो वहाँ की अवसंरचना है, इन सभी को लेकर के बाकी जिलों की तुलना में काफी पिछड़े हुए थे। तो समग्र रूप से इन सभी क्षेत्रों में इसको प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए और इन जिलों को आगे लाने के लिए लगभग 49 ऐसे स्टैंडर्ड कुछ पैरामीटर्स थे जिनके आधार पर इनका विकास किया जा रहा है। इन पर मतलब बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है ताकि इनको बाकी जिलों की श्रेणी में लाया जा सके। तो ये 5 जिले हमारे राजस्थान में भी हैं जिनका नाम है धौलपुर, करौली, बारां, सिरोही और जैसलमेर। तो ये 5 जिले जो है ये, और इनके साथ साथ हमारे 2 मुख्य बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और एक बीकानेर, क्योंकि स्कूली जो शिक्षा का हमारा केंद्र है, निदेशालय भी हम देखते हैं बीकानेर के अंतर्गत है हमारे, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का, तो बीकानेर को भी चुना है। तो ये 8 आपको याद हो जाएंगे। 5 तो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 आपके बड़े शहर जयपुर और जोधपुर, और एक आपका जो संयुक्त निदेशालय है बीकानेर, वो। इन 8 जगह पर राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद और संपर्क फाउंडेशन ने यह प्रोग्राम शुरू किया है। कार्यक्रम में और भी सहभागी हैं, शिक्षा विभाग भी है, स्कूल शिक्षा परिषद भी है, संपर्क फाउंडेशन भी, और एक और फाउंडेशन है IIFL। तो RS परीक्षा में आपको यहां से सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, 4 सेंटेंस बेस्ड। तो यहां पर पूछ लेगा कि किस किस के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। अब देखिए इसमें होगा क्या, तो ये मैं बता देता हूं आपको। इसमें स्मार्ट क्लासेस स्थापित की जाएगी, तो जहां पर डिजिटल बोर्ड से लेकर के और बाकी विभिन्न प्रकार की जो भी आजकल एडटेक में हमारे जितनी भी फैसिलिटीज दी जाती है वो सारी यहां पर इनको दी जाएगी, और कुछ नए इनोवेटिव तरीके से स्टडी को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि साउंड बॉक्सेस या पजल्स या लेसन प्लान बनाकर, टीचिंग वीडियोस, मैथ्स और अंग्रेजी के किट्स देकर और चैटबॉट का प्रयोग करके। तो ये सारी चीजें जो वर्तमान में हमारे शिक्षा के आधुनिकीकरण में काम आ रही है, और हम देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में इनका प्रयोग काफी कुछ होता है, ये सब यहाँ पर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए जो भी टीचर्स हैं रिलेटेड, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो स्मार्ट शाला कार्यक्रम करके ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हमारी विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ा हुआ। विधानसभा ने जो है हाल ही में एक विधेयक को पारित किया है जिसका नाम क्या है? राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023। राज्य में लगभग पिछले 1 महीने से वकील जो है उन्होंने हड़ताल की हुई है और कार्य का बहिष्कार किया हुआ। इससे हमारे यहाँ पर बहुत मात्रा में जो कानूनी कार्य हैं वो रुके हुए थे, और इसी चीज को लेकर के सरकार ने अब जो है ये विधेयक पारित किया है, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, वकीलों के विरुद्ध जो है हिंसा, कार्यस्थल पर जो भी उनके साथ हिंसा होती है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो वकील कई बार अपने कार्यस्थल पर जब कार्य करते हैं तो कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जो है उनके खिलाफ हिंसा हो जाती है या फिर उनसे झगड़ा हो जाता है, और उसी चीज का लेकर के विरोध कर रहे थे, और अब यहाँ पर सरकार ने एक विधेयक के माध्यम से इनको संरक्षण देने का प्रावधान किया है। इस पूरे के पूरे विधेयक में ये कहा गया है कि कोई भी अधिवक्ता अगर उसके विरुद्ध हमला होता है, कोई भी आपराधिक बल का प्रयोग कोई व्यक्ति करता है या किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंचाता है उनके स्थान पर, तो ऐसे में उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ। हालांकि इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि अगर इस कानून का अधिवक्ता दुरुपयोग करते हैं तो उनको भी 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो संरक्षण विधेयक लाया गया है वो किस उद्देश्य के लिए लाया गया है और कब लाया गया है। फिर उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पूरा का पूरा जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी हमारा घोर विरोध चल रहा है। हॉस्पिटल्स बंद हैं, और अभी आज का अखबार अगर आपने पढ़ा हो तो जो सरकारी रेजिडेंट है उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है। तो जनता परेशान हो रही है, और ये विरोध चल रहा है एक विधेयक का जिसका नाम है राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2023। तो राइट टू हेल्थ बिल ये राज्य सरकार के द्वारा 20 तारीख को पास किया गया, 20 मार्च को ध्वनि मत से। इसमें कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं है ये आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है। आप आंसर्स दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर है उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। दरअसल इस पूरे के पूरे विधेयक के अंतर्गत जो है दोस्तों ये प्रयास किया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरीज
यदि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाए तो उसको बिना इलाज के वहां से नहीं भेजा जाएगा, सभी परिस्थितियों में उसको इलाज प्रदान किया जाएगा। तो एक तरह से राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार यहां पर आपको दिया जा रहा है इस विधेयक के माध्यम से। तो क्या क्या इसके प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। तो पहला प्रावधान इसका है कि अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाएगा। कोई भी मरीज अगर पहुंच जाता है तो उसको पैसा नहीं है ये कह करके मना नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास में इलाज का खर्चा नहीं है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो ऐसे में इमरजेंसी में जो भी इलाज का खर्च होगा उसका पुनर्भरण कौन करेगी? राज्य सरकार। यह मुद्दा बहुत ही क्रिटिकल है और इसका विरोध किया जा रहा है। जो भी हमारे गवर्नमेंट, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कहना है कि दरअसल ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति सामान्य बीमारी को भी जो है इमरजेंसी बता करके और यहां पर इलाज लेने का प्रयास करेगा, और इससे डॉक्टर्स के बीच में और जो परिजन है उनके बीच में मारपीट की घटनाएं बढ़ने का भी बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 57 तरह के अलग अलग रेगुलेशंस का पहले ही हॉस्पिटल्स को जो है यहां पर पालना करनी पड़ रही है। तो ऐसे में ये अतिरिक्त बोझ सरकार लाद रही है, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए, और ये काम तब होगा जब हमारे राज्य के जो अस्पताल है, सरकारी जो अस्पताल है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और कार्मिकों को अच्छी सुविधाएं, जो कार्मिक जो है उनको उपलब्ध कराया जाए। वो करने की बजाय सरकार हम पर ये डाल रही है, इस तरह से इसका विरोध यहां पर किया जा रहा है। इसी विधेयक के तहत जो है एक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत करके एक जो है सेल का गठन होगा, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी लॉजिस्टिकल कंप्लेंट, ये होगा, और जिला स्तर पर भी ये प्राधिकरण बनेंगे। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की व्यवस्था हुई तो अनावश्यक रूप से जिला प्राधिकरणों के द्वारा उन्हें परेशान किया जाएगा और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलने का यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है। तो इसके बाद उनकी 3 में से 2 मांगे हालांकि मान ली गई है और कल उस धरने को खत्म करने का भी प्रयास किया, लेकिन अभी तक भी इसको लेकर के अनिश्चितता की स्थिति है। ठीक है, राज्य सरकार कह रही है कि चूंकि जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई गई है, और ऐसे में अकेला राज्य सब कुछ सुविधाएं नहीं दे सकता, और इसीलिए उन्होंने इन्हें जो है रियायती दर पर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर हो सकता है आपको आने वाले समय में प्रश्न देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों लक्ष्य आरएस, जो कि लक्ष्य जो हमारा पब्लिकेशन है, राजस्थान का सबसे बड़ा पब्लिकेशन, उसी की एक नई पहल है। तो ये एक नया इंस्टीट्यूट है जो कि आप सभी को आरएस परीक्षा में उत्कृष्टता के साथ में जो है आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। और इसी क्रम में एक योगा मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। योगा का फुल फॉर्म है योर ऑब्जेक्टिव एंड गोल अचीवमेंट। तो वैसे तो आपको मार्केट में बहुत से कोचिंग देने वाले संस्थान उपलब्ध हैं, लेकिन कोचिंग एक अलग चीज है और मेंटरशिप एक अलग चीज है। मेंटरशिप आपको तैयार करती है और आपकी मंजिल तक पहुंचने तक, अंतिम समय तक आपकी मदद करती है। ये आपकी कमियों को दूर करने का प्रयास करती है और आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो कौशल है, उसको और अधिक बेहतर करने में मदद करता है। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन और ड्रीमर्स, इस तरह के 3 प्रोग्राम्स हमारे शुरू हो रहे हैं। उसमें आपको बहुत से परफॉर्मर्स जिन्होंने आरएस और आईएएस के इंटरव्यूज दिए हैं, उनका जो अपना अनुभव है और जो कुछ उन्होंने अपने समय में या अपनी तैयारी के दौरान सीखा है, उस सभी का लाभ आपको यहाँ मिल पाएगा। तो 25 मार्च से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए आप ये दिए गए जो नंबर्स हैं इन पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारा सेंटर जो कि रिद्धि सिद्धि चौराहा पर है, सफारी होटल के पास में समृद्धि डेवलपर्स नाम से बिल्डिंग है, वहां पर जाकर भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के कितने जिले अति दोहित भूजल क्षेत्र श्रेणी में सम्मिलित हैं? तो दोस्तों राजस्थान में जो बारिश होती है, बारिश होने के बाद उसमें से कितना जल भूजल के रूप में निष्कासित कर लिया जाता है, उसी को लेकर के रिपोर्ट बनाई गई है। और इसमें यह कहा गया है कि 29 जिले ऐसे हमारे हैं जहां पर अति दोहन किया जा रहा है। मतलब जितना जल हमारा भूमि में जा रहा है उसकी तुलना में काफी ज्यादा जल जो है इन जिलों में से निकाला जा रहा है, और इसकी वजह से भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। तो इसी रिपोर्ट को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान के 302 टोटल जो ब्लॉक्स हैं, उनमें से 219 ब्लॉक ऐसे हैं जो अति दोहित है। मतलब वहां 100% से भी ऊपर पानी जो जमीन में हर साल जाता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, उससे ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, 38 के करीब ब्लॉक को सेफ कैटेगरी में रखा गया है, 20 ब्लॉक को क्रिटिकल और 22 ब्लॉक को हमारे यहाँ पर
22 ब्लॉक इनको सेमी क्रिटिकल और 22 को क्रिटिकल। तो 20 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल में है और 22 ब्लॉक क्रिटिकल में है। इस तरह से श्रेणीबद्ध किया गया है। जिन 4 जिलों में सेफ जोन माना गया है वो 4 जिले हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ राज्य के 2 सबसे ऊपरी सीमा वाले जिले, और डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य के सबसे 2 नीचे वाली सीमा वाले जिले। याद करने का पैटर्न आप बना लें कि अपना जो राजस्थान है इसमें अगर हम देखें इन चारों जिलों को, ठीक है, तो 2 जिले आपके यहां पर आते हैं, 1 और 2 गंगानगर हनुमानगढ़, और 2 जिले यहां पर आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, इन 4 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों की स्थिति दयनीय है। वहां के ज्यादातर ब्लॉक्स को अति दोहित की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे तो ये भी देख लेते हैं कि जल दोहन जो है वो किस काम के लिए किया जाता है ज्यादा। तो ज्यादा जल दोहन का जो प्रयोग है वो या तो सिंचाई के लिए है सबसे ज्यादा, उसके बाद में पीने और घरेलू उपयोग के लिए, और तीसरा है आपके उद्योगों में। ठीक है, तो ये अवरोही क्रम के रूप में आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न खेलों से जुड़ा है। हमारे सिलेबस में खेल भी सम्मिलित है, तो ऐसे प्रश्न भी हमें लेने पड़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है हाल ही में आयोजित की गई थी, और इस प्रतियोगिता में राजस्थान को खिताब मिला है। हम जीते हैं, फर्स्ट रैंक आए हैं, और इस प्रतियोगिता में हमें खिताब मिला है एक टीम को हराकर जो है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे की टीम को हमने 37-30 से हराया। महिलाओं की टीम थी हमारी, और उसने जो है यहाँ पर ये खिताब अपने नाम किया है। तो एक अच्छा प्रश्न आपको यहां से बन जाएगा। तो राजस्थान ने इंडियन रेलवे को हराया और इसके साथ खिताब अपने नाम किया। तीसरे नंबर पे जो रही हैं वो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो सेमीफाइनल की ये दोनों टीमें हैं जिनको तीसरा स्थान मिला। स्वर्ण पदक विजेता टीम की मुख्य कोच थी मनीषा राठौड़। तो हो सकता है इन पर जुड़ा कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि किस टीम की कोच है। तो मनीषा राठौड़ जो कि हमारे भारतीय टीम की भी कोच है और इसके साथ साथ राजस्थान की टीम की भी कोच है, वो जो है यहां पर उनके नेतृत्व में हमने ये पदक जीता है। अगला प्रश्न नेशनल लेवल का है। देश की पहली महिला खिलाड़ी जिनके नाम पर हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो हमारी हॉकी टीम की कप्तान जो रानी रामपाल हैं, और काफी बेहतरीन इनको खिलाड़ी माना जाता है और इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में काफी योगदान दिया है। तो रानी रामपाल जो है इन्हीं के नाम पर एक विशेष स्टेडियम का नामकरण किया गया, और ये देश की पहली ऐसी महिला बन गई है जिनके नाम पर इस तरह से किसी स्टेडियम का नाम बनाओ। अभी तक पुरुषों के नाम पर हमने काफी देखे, लेकिन स्टेडियम महिला के नाम पर हो ये पहली बार है। तो यूपी के रायबरेली में जो भारतीय रेलवे है उसकी एक फैक्ट्री है, और वहां पर जो उनका स्टेडियम है उसका नाम रखा गया रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक है, और अगर हम रानी रामपाल की बात करें तो वे टीम की कप्तान है, और 2010 में विश्व कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला के रूप में भी इनको जाना जाता है। चलिए अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। मार्च 2023 में NTPC REL नामक एक कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, उसने रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड करके कंपनी बनाई है। उस कंपनी के द्वारा हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना जो है उसके स्थापना के लिए समझौता किया हाल ही में। किसके साथ में? प्रश्न का उत्तर देना है आपको। उत्तर होगा भारतीय थल सेना। तो भारतीय थल सेना के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए एक MOU NTPC का किया गया है। दरअसल NTPC ने REL करके जो है एक अपनी कंपनी बनाई है, ठीक है, एक उपक्रम बनाया है यहाँ पर, और ये उपक्रम जो है इसका काम क्या है? इसका काम है पूरे देश भर में ग्रीन हाइड्रोजन और बाकी अन्य जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्सेज है उन पर काम करना। तो भारतीय सेना के साथ मिलकर के ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन का जो उत्पादन है उसमें अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से उत्पादित होने वाली हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। मान लीजिए पूरा कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको हम हरित हाइड्रोजन नहीं कहते। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन वो है जहां पर आपने सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया या फिर अन्य जो रूप है पवन ऊर्जा का प्रयोग किया, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में देखते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का जो है ईंधन माना जा रहा है, और ये एक विकल्प के रूप में आने वाले समय में साबित हो सकता है। तो ये जो परियोजना है या समझौता है, इसका उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक्स और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। क्योंकि अदर तरीके से अगर हम ग्रे हाइड्रोजन बना रहे हैं तो वहां पर हमें उत्सर्जन ज्यादा करना पड़ता है और हम उसमें परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। NTPC REL पूरे के पूरी स्वामित्व में है NTPC लिमिटेड के, और लगभग 3.6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की
कार्यक्रम इसके निर्माणाधीन वर्तमान में। इसका लक्ष्य क्या है? 2032 तक 60 गीगावाट के करीब ये नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के लिए प्रयासरत है और विभिन्न राज्यों के साथ इसकी अलग अलग परियोजनाएं चल रही है। एनटीपीसी ने अभी तक जो काम किए उनमें गुजरात में पाइप्ड प्राकृतिक गैस, जो पाइप्ड नेचुरल गैस होती है, पीएनजी जिसको कहा जाता है, नेचुरल गैस को यदि आप पाइप के माध्यम से डिलीवर करते हैं तो वो पाइप्ड नेचुरल गैस है। तो उसके साथ में हाइड्रोजन का सम्मिश्रण उन्होंने शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम हाइड्रोजन का सम्मिश्रण करते जाएंगे तो इस तरह से आने वाले समय में जो परंपरागत स्रोत है उन पर हमारा निर्भरता कम होगी। इसके अलावा हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना, मतलब जहां पर वाहनों को हम हाइड्रोजन आधारित चला सकें हाइड्रोजन के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के स्थान पर, तो वो भी शुरू किया। लद्दाख और दिल्ली में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में एक हरित मैथनॉल परियोजना भी शुरू की जा रही है जहां पर मैथनॉल का उत्पादन ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करके किया जाएगा। तो यह है दोस्तों आपके लिए आरएस 2023 को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। अगर आपने अंत तक इन्हें देखा है तो निश्चित रूप से आप इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इनके पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पर, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो आपकी समग्र तैयारी में मदद करेगा, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।